जावा ट्यूटोरियल्स बाय वेबोरा। हेलो वर्ल्ड। जावा ट्यूटोरियल सीखने की इस सीरीज में ये लेक्चर 7 है, जिसमें हम सीखेंगे वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन क्या होनी चाहिए और अरिथमेटिक ऑपरेशंस जावा में क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो अभी तक हमने पिछले लेक्चर में 6 लेक्चर तक हमने देखा कि वेरिएबल क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं और डाटा टाइप्स में फर्क क्या है, इंटीजर और लॉन्ग में फर्क क्या है। तो फिलहाल में हम देखेंगे कि नेमिंग कन्वेंशन किस तरह से होती है। राइट। तो नेमिंग कन्वेंशन के लिए यहाँ पे जैसे वेरिएबल का जब मैं नेम देता हूँ तो मैं कहता हूँ इंटीजर ऑफ ए इक्वल्स टू 2। तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। लेकिन इंटीजर ऑफ 2a इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम को देना। ये एक गलत स्टेटमेंट है, ये जावा में एक एरर कंसिडर की जाती है। राइट। लेकिन अगर मैं एक a2 वेरिएबल दूंगा तो ये एक सही स्टेटमेंट है। राइट, ये एक सही स्टेटमेंट है क्योंकि मैं नंबर को बाद में लिख सकता हूँ, लेकिन स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए, स्टार्ट किसी न किसी लेटर से होना चाहिए। तो जी हाँ, मैं नंबर में यहाँ पे अंडरस्कोर का भी यूज कर सकता हूँ, a_2। ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट होगा। राइट। हम नाम ये दे सकते हैं वेरिएबल का, लेकिन हमको ध्यान में रखने वाली बात ये होगी कि वेरिएबल a=2 सेमी कॉलन और इंटीजर ए कैप्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, ये और ये एक अलग अलग वेरिएबल है। दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ये आपस में अलग अलग वेरिएबल है। ये ए को अलग मेमोरी मिलेगी, मेमोरी में जगह मिलेगी, और इस वाले ए को मेमोरी में अलग जगह मिलेगी। राइट। तो हमने नेमिंग नेमिंग देख ली कि नेमिंग कैसे करी हमने वेरिएबल्स की। नेमिंग कन्वेंशन देखा कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और बाद में नंबर आए तो चलेगा, ये एक वैलिड स्टेटमेंट होता है। अब हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं जावा में। तो अभी तक हमने थोड़ी देर पहले मेमोरी को समझने के लिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए एक लाइन लिखी थी, इंटीजर c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल का एडिशन करवाया था, तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। और इनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। ये जो दो आप साइड साइड में है ऑपरेटर के, इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ये हमारे ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, मतलब इसको ऐसा नेम दिया गया है, इसको ऑपरेंड्स बोलते हैं और इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। तो कई सारे प्रकार के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस होता है, इनटू होता है, डिवाइड होता है, इवन मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस का क्या मतलब है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है कि मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया 28 डिवाइडेड बाय 3। राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 9 जा 27 और रिमाइंडर बचेगा एक। तो जब मैं ऐसा लिखूंगा 28 मोड्यूलो 3, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ये रिमाइंडर, जो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कहते हैं इसको, जो बचा है इसको रिमाइंडर कहते हैं, जो निकला है इसको क्वोशंट कहते हैं, QUOTTION क्वोशंट। तो हमारा जो ये इसका आंसर होगा मॉड्यूलस का, वो होगा 1। इसका मतलब होगा ये हमको हमेशा रिमाइंडर ला कर देगा। अब जो रिमाइंडर की रेंज होती है वो हमेशा 0 से लेके यहाँ पर जो 3 वाले केस है, इस केस में रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर हो सकता है 0, रिमाइंडर हो सकता है 1 और रिमाइंडर हो सकता है 2। इससे ज़्यादा रिमाइंडर की वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर मैं 27 लूँगा तो ये 3 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर मैं 28 लूँगा, ये 3 से डिविजिबल 27 होता है, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। यदि मैं 29 लूँगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर मैं 30 लूंगा तो वापस से ये 3 10 30 हो जाता है, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जैसे 30 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 10 30, 3 10 आर 30, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी इस वाले नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो 0 1 2 यही होगी रिमाइंडर की वैल्यू। तो हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर देख लिया है, इसको ऑपरेटर कहते हैं जो चारों हैं। ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। इसके पहले हम एक और रूल्स सीखना चाहेंगे। एक और रूल हम देखना चाहेंगे, वो रूल है जो कि हमने 6th क्लास में पढ़ रखा है, वो होता है बोर्ड मास रूल।
अब ये रूल क्या कहता है कि जब भी अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ही लाइन में बहुत सारे हैं तो पहले किसका कैलकुलेशन करें। तो पहले हम उन चीज का कैलकुलेशन करते हैं जो ब्रैकेट्स में है। ठीक है, ब्रैकेट्स में। उसके बाद में हम डिवाइड करते हैं पहले, उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद में हम उसके बाद में हम एडिशन करते हैं। उसके बाद में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। जावा में हमारा जो ये दोनों है, इन दोनों को समान रूप से माना गया है कि इन दोनों को जो स्तर दिया गया है, वो जो वैल्यू हमने दी है इसको, वो समान रूप से दी है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को इक्वल इक्वल इंपॉर्टेंस दी है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को जावा में। राइट। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे ये रूल काम करता है जावा के अंदर। तो हम एक्लिप्स पे चल देते हैं, जो कि हमने आईडी इंस्टॉल किया था। एक्लिप्स ये हमारे पुराने लेक्चर्स में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया a, इसको हमने रखा 2। एक और इंटीजर वेरिएबल बनाया b, इसको रखा 3। और इन दोनों को हमने एक और इंटीजर वेरिएबल बनाया c, a प्लस b करवा दिया। और इस c के हम वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे। हमने देखा था सीसो लिखने के बाद में कंट्रोल और स्पेस बटन को दबा करके वो प्रिंट एलन ऑटोमेटिकली लिख देता है, हमको इसको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। तो इसको रन करने के लिए मैं माउस को यहाँ पर ले जाऊंगा, जहाँ रन लिखा आएगा उसको रन करूंगा, इसको सेव करूंगा, कोई एरर नहीं आ रहा होगा और हमारा आंसर प्रिंट हो गया। इसी तरीके से एक और अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, वो है इनटू। जब हम इनटू अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करते हैं और इसको रन करते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं, तो वहां पर वो 6 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये भी सही से काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर एक थोड़ा सा पेच है। वो पेच ये है कि इसका आंसर आएगा 0, और इसका आंसर पॉइंट में नहीं आया, डेसिमल में नहीं आया, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इसको स्टोर करवाया है एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। तो ये एक इंटीजर वैल्यू ही लेगा। इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है मेमोरी में कि जो सी नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू ही हो सकती है, पॉइंट में वैल्यू नहीं हो सकती है। अगर मैं इसको यहाँ पर ये हटा करके डबल ले लेता हूँ, तो इसका आंसर इस केस में क्या होगा? इस केस में इसका आंसर होगा 0.0। मतलब यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो 0.0 आएगा। तो यहाँ पे 2/3, अब कोई क्वेश्चन करेगा कि सर 2/3 जो होता है उसका वैल्यू तो कुछ पॉइंट में आना चाहिए। ये जो 2/3 होता है इसका वैल्यू तो पॉइंट में आना चाहिए, लेकिन ये क्या है? एक इंटीजर है। ये क्या है? एक इंटीजर है। तो जब एक इंटीजर एक दूसरे इंटीजर से डिवाइड होगा, तो आंसर में यहाँ पर इंटीजर के रूप में ही वो आंसर आएगा, 0.0। जीरो ही आंसर आएगा, और इस जीरो को हमने फिर डबल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 0.0 हो जाएगा। इसीलिए वो आंसर में 0.0 दे रहा है और न ही 0.66 नहीं दे रहा है। तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे हम पहले इसको फ्लोट में कन्वर्ट करें, उसके बाद में डिवाइड करें। तो ये भी हम देखेंगे हमारे प्रोग्राम में आगे की तरफ जाते हुए। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा केस कर लेते हैं कि यहाँ पर है कि a/2 डिवाइडेड बाय b। तो अभी यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए? या हम कहें कि इसको हम आसान हो जाएगा थोड़ा, a/2 मतलब कि 4, और 4 डिवाइडेड बाय 3 मतलब कि 1.0 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था? 2 2 था वैल्यू इसका, और ये दोनों मिलके 4 हो जाएंगे, और 4 के बाद में ये डिवाइड हो जाएगा। तो जावा में चूंकि इसको अलग से इंपॉर्टेंस दी हुई है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो औकात है वो बराबर की है। तो बराबर की जब औकात वाले रहेंगे तो हम लेफ्ट टू राइट करेंगे कैलकुलेशन। लेफ्ट टू राइट मतलब a/2 पहले होगा जिसका आंसर होगा 4, और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1.0। चूंकि ये भी इंटीजर है और ये वाला नंबर भी इंटीजर है, तो आंसर जो है वो इंटीजर में आएगा और फिर वो बाद में डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से जो पॉइंट के बाद 0 दिख रहा है, वो इसी वजह से दिख रहा है कि इंटीजर डबल में कन्वर्ट होता है तो वो 0 की तरफ कन्वर्ट होगा। राइट। अब हम यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं कि हम a की वैल्यू को तो 20 कर देते हैं और b की वैल्यू को नीचे की तरफ कर देते हैं, b/2। अभी इसका आंसर क्या होने वाला है? अभी इसका आंसर हो जाएगा 12.0। इसका आंसर 12.0 कैसे आया? तो हमने अभी बताया कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की औकात बराबर की है। तो पहले ये क्या करेगा कि 20 को 3 से डिवाइड करेगा जिसका आंसर कुछ 6 होगा।
6 होगा इसका आंसर, और 6 जब 2 से इंटू होगा तो वो 12 हो जाएगा, और ये जो पूरा जो है डबल में कन्वर्ट होगा तो 12.0 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मेरे को चाहिए कि नहीं, मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये बी पहले 2 से इंटू हो, उसके बाद में ये ए जो है वो 6 से डिवाइड हो, तो आंसर कुछ आना चाहिए 6.0 के अराउंड आंसर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। तो ब्रैकेट की हमने देखा कि प्रायोरिटी, औकात प्रायोरिटी ब्रैकेट की ज़्यादा है, किससे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से। तो पहले जो ब्रैकेट में हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, लाइक बी इंटू टू पहले एग्जीक्यूट होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6, फिर 20 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो वो 3 आंसर आ जाएगा। तो आंसर ये हम डबल में कन्वर्ट करेंगे, तो 3.0 हमारा आंसर होना चाहिए। अब एक बार इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे 3.0 एज एक्सपेक्टेड हमारा आंसर 3.0 आ गया है। तो ये था अरिथमेटिक में कि कैसे प्रायोरिटी वाइज हम इस चीज को, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, और हमने देखा कि वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन किस हिसाब से होनी चाहिए। तो आज के जावा के 7th लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।